हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर विष्णु गुराल स्वागत करता हूं इंजीनियरिंग शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इंजीनियरिंग सेतु। तो स्टूडेंट, इंजीनियरिंग सेतु में हम पढ़ रहे हैं हीट ट्रांसफ़र। तो इससे पहले का जो वीडियो था उस पर हमने बात की थी कुछ थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स की, जो कि हीट ट्रांसफ़र के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि मटेरियल की हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस क्या होती है, उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, और हीट ट्रांसफ़र के कितने मोड होते हैं। तो 3 मोड होते हैं स्टूडेंट, अगर आपने पढ़ा हो तो स्मॉल कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में अगर आपने पढ़ा हो, 3 तरह के मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आइडिया है आपको कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होते हैं। इसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे कंडक्शन, और कंडक्शन को कौन सा लॉ कंट्रोल करता है, तो फोरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफ़र इसको कंट्रोल करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट, इससे पहले जिन स्टूडेंट ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के अंत में लाइक करना ना भूलें। जितना लाइक बढ़ेगा उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हीट कैपेसिटी, किसी सब्सटेंस की या किसी मटेरियल की या फिर हम कहें किसी सिस्टम की हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो वो सिस्टम जितनी हीट को ग्रैस्प कर सकता है या जितनी हीट को स्टोर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। तो हीट कैपेसिटी हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। तो देखिए, पर यूनिट डिग्री, पर केजी मास, पर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट लेता है, सी के इक्वल। अगर हम उसको टोटल मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल मास की क्या आ जाएगी, हीट कैपेसिटी आ जाएगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक सब्सटेंस कितनी हीट को ग्रैस्प कर सकता है, वो होगा m इंटू सी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट। इसको हम कैपिटल सी से लिखते हैं, इसको हम वाटर इक्विवेलेंट भी कहते हैं हीट कैपेसिटी को। नेक्स्ट कम टू द न्यू टॉपिक, हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र तो हमारा सब्जेक्ट है। तो अभी तक हमने जो टर्म्स डिस्कस की थी वो किसकी थी, थर्मोडायनेमिक्स की। अब हम बात करते हैं हीट ट्रांसफ़र की। जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, हीट को ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, या फिर हम कहेंगे सिस्टम से सराउंडिंग में। और ये हीट ट्रांसफ़र कब होगा, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, और थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा भी है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है कि whenever temperature difference exists between the system and surrounding, या फिर हम कहें दो सिस्टम के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, नेचुरली हीट ट्रांसफ़र होने लग जाता है, यानी हीट ट्रांसमिट होने लग जाती है। कहाँ से, हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे। तो whenever टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंस, तो whenever टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर यानी हीट, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड द फ्री फ्लो ऑफ हीट एनर्जी ऑलवेज फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये डायरेक्शन बता रहा है आपको। हीट की डायरेक्शन कैसे होती है, हीट की डायरेक्शन हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होती है। और ये किसने दी थी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने पढ़ा है तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 2 स्टेटमेंट थे, एक तो केल्विन स्टेटमेंट था और एक क्लॉसियस स्टेटमेंट था। ठीक है, तो केल्विन स्टेटमेंट क्या था, केल्विन स्टेटमेंट ये था कि किसी सिस्टम में अगर हम हीट देंगे तो वो सिस्टम क्या करेगा, कुछ हीट को अपनी इंटरनल एनर्जी में स्टोर कर लेगा, कुछ रिजेक्ट कर देगा और कुछ को वर्क में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये केल्विन का स्टेटमेंट था। क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या था कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर या हीट ऑलवेज फ्लो नेचुरली फ्रॉम हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को ट्रांसफर होगी नेचुरली। ठीक है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर नहीं होगी, हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होगी। लेकिन अगर आपको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर ट्रांसमिट करनी है तो हमें उसके अंदर वर्क इनपुट देना पड़ेगा, उस डिवाइस के अंदर मुझे वर्क इनपुट देना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 डिवाइसेज है, एक तो हीट इंजन है और एक रेफ्रिजरेटर है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हीट इंजन क्या करता है, उसको हम हीट देते हैं। किस तरह से हीट देते हैं, आप जो फ्यूल देते हैं वो फ्यूल बर्न होता है, वो हीट में कन्वर्ट होता है। तो हमने इंजन को हीट दी है,
वो इंजन हीट को क्या कर देता है, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देता है। तो आपकी गाड़ी जो चलती है वो एक तरह से क्या है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यानी वो वर्क में कन्वर्ट हो गया, तो हीट वर्क में कन्वर्ट हो गया। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर वर्क को हीट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि देखिए रेफ्रिजरेटर जो हीट अंदर से लेके आ रहा है उसको अंदर टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो अंदर से जो हीट लेके आ रहा है वो कम टेम्परेचर पे है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है ज़्यादा, तो कम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट फ्लो नहीं हो सकती। तो अब क्या करेगा, जो भी हीट रेफ्रिजरेटर का जो फ्लूइड है वो लेके आएगा, उस हीट को कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, यानी कंप्रेसर क्या कर रहा है, उस पर वर्क कर रहा है। वर्क करेगा मतलब उस वर्क को हीट में कन्वर्ट कर देगा, वो हीट उस फ्लूइड के अंदर ऐड हो जाएगी, अब उसका टेम्परेचर एनवायरनमेंट से ज़्यादा हो जाएगा, अब वो हीट को रिजेक्ट एनवायरनमेंट में कर सकता है। तो यहाँ पर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट रिजेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा है, मुझे कंप्रेसर को एनर्जी देनी पड़ी है, कंप्रेसर ने वर्क किया है सिस्टम के ऊपर, तब जाके वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई है ना। तो हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर नेचुरली। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप डायरेक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं, केल्विन और क्लासियस के स्टेटमेंट मैंने बताए हैं आपको। एग्जाम्पल हो गया, पावर जनरेशन है, प्रोपल्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, हीटिंग एंड रेफ्रिजरेशन है, केमिकल एंड मेटलर्जिकल प्रोसेस है। तो जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनमें आप देखें प्रोसेसेस, उसमें हीट ट्रांसफ़र होता है, हाँ। प्रोपल्शन प्रोसेस है या फिर ट्रांसपोर्टेशन है, हीटिंग है, रेफ्रिजरेशन है, केमिकल प्रोसेस है, तो ये सब क्या है, हीट ट्रांसफ़र पे बेस्ड प्रोसेसेस हैं। अब बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैंने आपसे कहा है कि दो सिस्टम के बीच में तब तक हीट ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक कि उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बराबर हो जाता है अब उनमें कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी अब हीट ट्रांसफ़र रुक जाएगा, क्योंकि अब दोनों सिस्टम किस में आ गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, ठीक है। तो when two systems are brought in contact, दोनों सिस्टम को हमने कांटेक्ट में लेके आए हैं हम, ठीक है, लेकिन ये दोनों सिस्टम क्या है, थर्मली इंसुलेटेड है सराउंडिंग से। सराउंडिंग पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि सराउंडिंग से मैंने क्या कर रखा है, इसको इंसुलेट कर रखा है। मुझे सिर्फ इन दोनों का बिहेवियर चेक करना है, इसलिए मैंने सराउंडिंग से इसको क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया। तो व्हेन टू सिस्टम्स आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो ये मान लीजिए कि टी ए हाई टेम्परेचर है और टी बी लो टेम्परेचर है। देखिए ये तो हाई टेम्परेचर हो गया और ये लो टेम्परेचर हो गया, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र होगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इन दोनों का भी टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। और सेम होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री पर है और ये 15 डिग्री पर है, तो जब हीट इधर आएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर तो कम होता जा रहा है, इसका बढ़ता जा रहा है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि दोनों के टेम्परेचर क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, देखिए 22.5 एवरेज टेम्परेचर आप निकाल लें, इसका एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 22.5। तो 22.5 पर आकर ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया है और दोनों के बीच में कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं है, तो इसको हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। सेम टेम्परेचर लेवल पे जब आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे उसके बाद इनके बीच में अब हीट ट्रांसफ़र रुक जाएगा, देयर विल बी नो हीट ट्रांसफ़र व्हेन बोथ बॉडीज हैव इक्वल टेम्परेचर, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र के लिए टेम्परेचर डिफरेंस जरूरी है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस 0 है तो हीट ट्रांसफ़र भी 0 हो जाएगा, ठीक है। देयर विल बी नो हीट ट्रांसफ़र इन थर्मल इक्विलिब्रियम। नाउ कम टू द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो देयर आर 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मैंने आपको बताया कि 3 मोड होते हैं और आपने
छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी होगा कि 3 तरह के मोड हैं जिसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। वो कौन कौन से मोड होते हैं? देखिए वो 3 मोड होते हैं। कंडक्शन, सबसे पहला आता है कंडक्शन, देन कन्वेक्शन और थर्ड आता है रेडिएशन। तो ये कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। 3 तरह के मोड हैं जिसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो सकती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, जब दोनों के बीच में कोई ना कोई टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट हो। जब तक टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होगा, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा सिस्टम के बीच में, तब तक हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। और जैसे अगर टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो 3 तरह के मोड हैं जिससे हीट ट्रांसफ़र हो सकती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, वो है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो इस वीडियो में हम कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, उसके बाद हम फोरियर लॉ को पढ़ेंगे और फिर हम थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि देयर आर 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र बिटवीन 2 सिस्टम्स व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट। दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ईच मोड हैज़ अ डिफरेंट कंट्रोलिंग लॉ। डिफरेंट कंट्रोलिंग लॉ का मतलब है 3 तरह के मोड हो गए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। देखिए कंडक्शन जो होता है वो जनरली सॉलिड्स में मिलता है, कन्वेक्शन फ्लूइड्स में मिलता है, फ्लूइड्स मतलब हो गया गैस और लिक्विड, और जो रेडिएशन है, रेडिएशन ऐसा मोड है जो कि हर सिस्टम में होता है, हर तरह की नेचर में अवेलेबल होता है, क्योंकि ये मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन की। तो कंडक्शन क्या होता है? देखिए कंडक्शन प्रोसेस क्या होती है। तो कंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, in which heat propagation from high temperature to low temperature within the medium or between different medium in direct physical contact। तो अगर दो अगर सिस्टम डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में है और उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, तो उनके बीच में जो हीट ट्रांसफ़र होगा टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, वो जो मैकेनिज्म है दैट इज़ कॉल्ड कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या होता है, इसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है? तो देखिए इन द कंडक्शन थर्मल एनर्जी मे बी ट्रांसफर्ड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर फ्री टू मूव थ्रू द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। तो एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके कारण कंडक्शन पॉसिबल होता है, और एक होता है वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन द लैटिस स्ट्रक्चर। तो अगर इन दो तरीकों से अगर इफ द हीट ट्रांसफर बाय दीज 2 ways देन वी कॉल्ड इट एज कंडक्शन, ठीक है। तो अगर हीट एनर्जी ट्रांसमिशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रहा है, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के कारण हो रहा है, तो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड कंडक्शन। तो जैसे हम किसी मटेरियल को हीटअप करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई मटेरियल है, ठीक है, इस मटेरियल को मैंने हीटअप किया। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में होते हैं, इसका मतलब। और जो वाइब्रेशन एनर्जी है, वाइब्रेशन एनर्जी किस में होती है सबसे ज़्यादा? वो सॉलिड्स में होती है। इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो कंडक्शन मोड है, ये सॉलिड मटेरियल में ज़्यादा वर्क करता है। यानी सॉलिड में जो हीट प्रोपगेशन होता है ज़्यादातर वो किसके थ्रू होता है? कंडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। लेकिन जैसे फ्लूइड आता है और गैसेस आती है, तो ये दोनों चीज़ें उसमें कम हो जाती है, ना तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही उनमें वाइब्रेशन एनर्जी होती है। यानी वाइब्रेशन एनर्जी अगर होती है तो वो कम होती है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होता है। इसका मतलब है ये जो मोड है ये सॉलिड्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, लिक्विड और गैसेस में बहुत कम होता है, क्योंकि लिक्विड और गैसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू भी बहुत कम होती है, अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होता है, और वाइब्रेशन एनर्जी भी बहुत कम होती है। जब ये दोनों ही नहीं है उसमें, तो फिर वो जो मैकेनिज्म है वो कंडक्शन नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो फ्लूइड्स में कंडक्शन बहुत कम होता है, सॉलिड में ज़्यादा होता है, क्योंकि सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बंधे होते हैं। तो जैसे हम उसमें हीट देते हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, यानी इसका हम उनमें वाइब्रेशनल मोशन भी ज़्यादा होती है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने इस बार को हीट दी है,
इसमें ये मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है। और अगर ये मेटल है तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो ये बीच बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मान लीजिए। तो जैसे मैं हीटअप करूँगा इसको, हीटअप करते ही यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइट हो जाएंगे एनर्जी लेकर, और एनर्जी लेकर वो एक्साइट हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे। और जब ये वाइब्रेट करेंगे तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। तो जब एक वाइब्रेट करता है तो वो दूसरे को डिस्टर्ब करता है। तो जब वो दूसरे को डिस्टर्ब करेगा तो एक तरह से वो अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देगा। अब वो दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या होगा, वाइब्रेट करने लग जाएगा, क्योंकि उसको भी एनर्जी मिल गई है। अब वो वाइब्रेट करेगा तो वो तीसरे मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करेगा, तो तीसरा मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लग जाएगा। तो एक तरह से मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के थ्रू, यानी वाइब्रेशन के थ्रू ये एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र होती रहेगी। और फाइनली एक तरह से क्या कहेंगे हम, एनर्जी मतलब हीट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो रही है। अब हम बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं जो मूव करने के लिए फ्री हैं, जो भी स्पेस है इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, उसमें ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जैसे इनको एनर्जी मिलेगी, हमने हीट दी है, तो जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लग जाएंगे या फिर मोशन करने लग जाएंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी लेकर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। तो इस तरह से हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, एक तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। तो ये जो मैकेनिज्म है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र करते हैं, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड कंडक्शन। और जैसा कि मैंने कहा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल्स में होते हैं, इसलिए मेटल्स में सबसे ज़्यादा कंडक्शन फिनोमेना सबसे ज़्यादा मेटल्स में होती है। सॉलिड्स में कंडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, फ्लूइड्स यानी लिक्विड और गैसेस में कंडक्शन सबसे कम होता है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ हीट सोर्स है, यहाँ ये सॉलिड बार है, मेटल की रोड है, इस मेटल रोड में मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बंधे हुए हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे आप हीटअप करेंगे, वाइब्रेशन के कारण हीट एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र होती जाएगी और फाइनली वो कहाँ पहुँच जाएगी, इस एंड से इस एंड पर पहुँच जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन इस एंड से हीट लेकर इस एंड पर पहुँच गए, एनर्जी लेकर इस एंड से इस एंड पर पहुँच गए, यानी वो हीट लेकर इस जगह से इस जगह पर पहुँच गए। तो इस तरह से हीट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो गई है। अब हम बात करें तो देखिए, हीट सोर्स के सबसे पास में जो पॉइंट है वहाँ पर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन का लेवल सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे आप हीट सोर्स से दूर जाते जाएंगे, वाइब्रेशन का जो लेवल है वो कम होता जाएगा, इसका मतलब है टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। तो ये देखिए, ये टेम्परेचर प्रोफाइल हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, यहाँ फिर उससे कम है, यहाँ उससे कम है, क्योंकि जितना हीट सोर्स से आप दूर जाते जाएंगे उतना ही वाइब्रेशन का जो लेवल है वो कम होता जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही दूर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए भी एनर्जी चाहिए। जब ये इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो ये अपनी एनर्जी को क्या करता जाएगा, यूज़ करता जाएगा, और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ आते आते कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हीट सोर्स से हम दूर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर की वैल्यू कम होती जाती है। तो कंडक्शन को हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कंडक्शन इज ड्यू टू द रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन। रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन यानी वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन जो है यानी वाइब्रेटरी मोशन है, उसके कारण कंडक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ एनर्जी। तो इसका नाम डिफ्यूजन ऑफ एनर्जी भी हम कह सकते हैं कंडक्शन को। द रेट इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल स्टेडी फ्लो कंडक्शन इज गिवन बाय फोरियर लॉ। तो मैंने आपको कहा था कि तीनों जो मोड हैं उनमें एक एक कंट्रोलिंग लॉ होता है। तो यहाँ पर अगर मुझे रेट इक्वेशन लिखनी है, रेट ऑफ हीट इक्वेशन लिखनी है, किसके लिए, कंडक्शन के लिए, तो हम किससे लिखेंगे, वो हम लिखेंगे फोरियर लॉ से। तो फोरियर लॉ क्या हो गया, एक तरह से कंट्रोलिंग लॉ हो गया, किसका, कंडक्शन का।
ठीक है। तो फॉरियर लॉ इज द कंट्रोलिंग लॉ फॉर कंडक्शन फिनोमिना। तो फॉरियर लॉ क्या होता है, मान लीजिए एक प्लेट ले लेते हैं हम, ये हमने एक प्लेट ली है, इसके यहाँ का जो टेम्परेचर है वो T1 मान लिया, यहाँ का टेम्परेचर मैंने ले लिया T2, और T1 इज ग्रेटर देन T2 ले लिया। तो T1 इज ग्रेटर देन T2 का मतलब है हीट यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो हीट ट्रांसफ़र इस तरह से होगा। ठीक है। इस प्लेट का जो थिकनेस है यानी ये ब्रेड्थ है, ये मैंने ले ली dx। तो ये है पाथ ट्रेवल्ड बाय हीट। तो जब हीट यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हुई है, कितना उसने पाथ ट्रेवल किया है, dx के बराबर। ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना हो गया, अगर मैं टेम्परेचर ग्रेडियंट लूँ यानी चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट पाथ डिफरेंस, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया स्टूडेंट, वो हो गया T2 माइनस T1, और पाथ डिफरेंस कितना हो गया dx। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं dt बाई dx। इसको माइनस क्यों लिखा है मैंने, माइनस dt बाई dx लिखेंगे क्योंकि T1 ज़्यादा है और T2 कम है, तो इसका जो रिजल्ट है वो माइनस में आएगा, तो ये कहेंगे माइनस dt बाई dx। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो देखिए अब फॉरियर लॉ क्या होता है, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, सरफेस का एरिया क्या है, ये देखिए ये सरफेस का एरिया है ये। ठीक है। इस सरफेस से ये ट्रांसफ़र हो रही है, जैसे मान लीजिए ये एक हमने प्लेट ले ली, तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी, तो ये जो सरफेस है इसका एरिया लेंगे हम। ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये जो पार्ट ट्रेवल्ड बाय, कितना पार्ट ट्रेवल करेगी, अगर इस सीट से यहाँ से अगर यहाँ हीट ट्रांसफ़र होनी है, इतना पार्ट ट्रेवल करेगी। ठीक है। तो ये पार्ट ट्रेवल्ड और टेम्परेचर डिफरेंस और पार्ट ट्रेवल का जो रेशो है ये होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट, है ना। तो द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, ये हो गया Q अपॉन ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस dt बाई dx। इसको हम प्रोपोर्शनल साइन लेते हैं। ठीक है। Q बाई ए ये हो गया हीट ट्रांसफ़र, ये हो गया एरिया जिस सरफेस से हीट ट्रांसफर हो रही है। Q बाई ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस dt बाई dx। Q बाई ए को हम हीट फ्लक्स भी कहते हैं, इसको स्मॉल q से लिखते हैं हम, हीट फ्लक्स, इसको हम हीट फ्लक्स कहते हैं। तो Q बाई ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस dt बाई dx। और जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं स्टूडेंट, तो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, ये देखिए जैसे हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हमें मिलता है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ हो गया देखिए Q बाई ए इज इक्वल टू माइनस के dt बाई dx। तो यहाँ पर Q हो गया माइनस के dt बाई dx। तो ये हमारे पास हीट का फॉर्मूला आ गया, Q इज इक्वल टू माइनस के dt बाई dx। तो इतनी हीट कंडक्शन के थ्रू ट्रांसमिट होगी। ठीक है। Q तो हो गया हीट ट्रांसफ़र रेट, तो इसको हम किलो कैलोरी पर आवर में लिख सकते हैं, या फिर किलो जूल पर आवर में लिख सकते हैं, और या फिर वाट में लिख सकते हैं। ठीक है। ये इसकी यूनिट हो गई। एरिया, सरफेस एरिया जिसके थ्रू हीट ट्रांसमिट हो रही है वो मीटर स्क्वायर में लेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1, इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में लेंगे, जनरली हम केल्विन में लेते हैं। dx पाथ लेंथ, जो हीट ट्रांसमिट हुई है उसने कितना पाथ ट्रेवल किया है, दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ये होगा मीटर में, और k इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, या फिर हम कहेंगे हीट कंडक्टिविटी। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और ये किस पर डिपेंड करती है, ये मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करती है। तो जितना थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उतना ही मटेरियल में ज़्यादा कंडक्शन होगा। तो अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा है इसका मतलब मटेरियल में कंडक्शन फिनोमिना ज़्यादा होगी, यानी कंडक्शन के थ्रू ज़्यादा हीट ट्रांसमिट करेगा। तो जिस मटेरियल की हीट कंडक्टिविटी
या फिर थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है उसको हम कंडक्टर कहते हैं, ठीक है, कंडक्टर ऑफ हीट। और जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है उसको हम कहते हैं इंसुलेटर ऑफ हीट। तो आगे बात करते हैं। तो dT/dx क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट थिकनेस ऑफ द मटेरियल। तो मैंने बात भी की थी कि नेगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं हम, नेगेटिव साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर ट्रांसमिट हो रही है, यानी ये किधर जा रही है, ये लोअर टेम्परेचर की तरफ जा रही है हीट, इसलिए इसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट द हीट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट जो ट्रांसमिट हो रही है dt हम जो लेंगे वो होगा T2 माइनस T1। तो यहाँ पर क्या है, T1 बड़ा है T2 से, तो ये हो गया माइनस T1 माइनस T2। तो इसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो हम लिख सकते हैं Q इजिकल टू, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है Q इजिकल टू माइनस के dt/dx, ठीक है। dx को हम डेल भी लेते हैं, डेल लिख देते हैं, ठीक है। ये पाथ लेंथ हो गई। तो यहाँ पर हो गया माइनस के, dt की जगह हमने क्या लिख दिया T2 माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस, और dx की जगह क्या लिख दिया मैंने, डेल। तो ये हो गया माइनस के T2 माइनस T1 अपॉन डेल। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया किसके लिए, कंडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। तो अगर रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट आपको निकालनी है तो हम फोरियर लॉ काम में लेते हैं, और फोरियर लॉ का फॉर्मूला आ गया Q इजिकल टू माइनस के T1 माइनस T2, जिसमें T1 ज़्यादा है और T2 कम है, ठीक है। तो Q इजिकल टू माइनस के T2 माइनस T1 अपॉन डेल लिख सकते हैं, या फिर Q इजिकल टू के T1 माइनस T2 बाय डेल हम लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया हीट ट्रांसफर इन मेटल रोड, जो भी हमने पढ़ा था अभी, हीट ट्रांसफर हमने पढ़ा था मेटल रोड में, ये एग्जाम्पल है कंडक्शन का। इसके बाद हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील फोर्जिंग, हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल, हीट ट्रांसफर इन हीट एक्सचेंजर, ये सब किसके एग्जाम्पल है, कंडक्शन के एग्जाम्पल है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कंडक्शन का, कि सन की जो हीट अंदर आ रही है हमारे रूम में, तो वो किसको क्रॉस करके आ रही है, हमारी जो सीमेंट कंक्रीट और ईंट की जो दीवार है, वॉल है, उसको क्रॉस करके आ रही है। तो ये जो वॉल है क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो बाहर की सरफेस से, वॉल की जो बाहर की सरफेस से वॉल की जो अंदर की सरफेस है, रूम के अंदर की सरफेस है, उसमें जो हीट आ रही है, ठीक है, वो क्या है, कंडक्शन। तो बाहर की सरफेस से अंदर की सरफेस पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन, ठीक है। तो ये देखिए, ये वॉल के बाहर की सरफेस है, यहाँ से सन की हीट आ रही है और ये हीट अब हमारे अंदर आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक जो हीट ट्रांसफ़र हुआ है, ये सॉलिड है पूरी वॉल। तो सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र किसके थ्रू होता है, या तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के थ्रू या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू। अब ये जो वॉल है, अगर ये कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर ये कंडक्टर नहीं है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, लेकिन वाइब्रेशनल मोशन तो रहेगी। तो वाइब्रेशनल मोशन तो सब सॉलिड्स में रहती है, क्योंकि वहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को जैसे हम हीट देंगे तो उन फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, उस फोर्स को तोड़ के जा नहीं पाएंगे तो और एक्साइट हो जाएंगे हीट लेकर। तो हीट लेकर एक्साइट होकर लेकिन जा नहीं पा रहे, तो वो क्या करेंगे, वो वाइब्रेट करने लग जाएंगे। तो जहाँ भी सॉलिड मटेरियल होंगे वहाँ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन तो होगा ही सही, ठीक है। और अगर वो मटेरियल कंडक्टर है, कंडक्टर यानी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो और या फिर हम कहें वो मेटल है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो अगर किसी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो जैसे हम मेटल को मानते हैं कि मेटल हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उनमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन तो होता ही है, साथ के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब बात करते हैं हीट फ्लक्स की। तो देखिए हीट फ्लक्स क्या होता है,
हीट फ्लक्स जैसा कि मैंने आपको बताया स्मॉल क्यू से इसको लिखते हैं, और हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड हीट फ्लक्स। ठीक है, तो और ये इक्वल टू हो जाएगी के T1 माइनस T2 अपॉन डेल। तो हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड हीट फ्लक्स।